हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, है ना? और जो भी हमसे शुरू से जुड़े हुए हैं उन्हें पता ही होगा कि हमारा एक जीएस का फाउंडेशन बैच चल रहा है बेस्ड ऑन एनसीईआरटीज, जिसमें हम 6 to 12 सारी एनसीईआर हर सब्जेक्ट के हर एक एनसीईआरटी के सारे ही टॉपिक्स, जो भी रेलिवेंट टॉपिक्स हैं, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, जो भी आप में से जो भी ऐसे एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस, अलग अलग स्टेट के पीसीएस, या फिर कोई और एग्जाम, कोई और प्रेस्टिजियस एग्जाम जिनमें जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे एनडीए, सीडीएस। जस्ट अ मिनट, ये एसी एक बार देख लेना। राइट, एनडीए, सीडीएस, उन सब के लिए ये कोर्स जो है वो इनएविटेबल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ये मतलब इसे हमने नाम ही दिया है फर्स्ट स्टेप, प्रथम पग। राइट, तो ये बिल्कुल आपका सीक्वेंस में सिस्टमेटिक तरीके से आपकी तैयारी करवाई जाए, वो इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है। राइट, तो जो शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें तो ये सारी बातें पता ही होंगी, लेकिन हर वीडियो में स्टूडेंट्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। राइट, तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने इसके बारे में आपको दे दी। अगर कोई पहली बार भी देख रहा है इस कोर्स को, तो उसको भी इसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल जाए। राइट, इसमें हमें केवल आपका डेडिकेशन चाहिए, आपसे हमें कुछ भी नहीं चाहिए। राइट, ये क्लासेस डिसिप्लिन्ड वे में डेली हो रही हैं। डेली शाम को 7 बजे मैं खुद आपके सामने आ जाता हूं। इसके बाद फिर और भी सब्जेक्ट की क्लासेस होती हैं, इंग्लिश की, इकोनॉमिक्स, बाकी सब्जेक्ट भी धीरे धीरे हम इंट्रोड्यूस करेंगे इन अ प्लान्ड वे, इन अ सिस्टमेटिक मैनर। राइट, तो अगर जो बच्चे शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबको तो इसके बारे में आइडिया है। राइट, बाकी अगर आप पहली बार भी देख रहे हैं तो मैंने इसके बारे में आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दी। राइट, मैं थोड़ा सा आपके कमेंट ले लेता हूं। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सन्नी ठाकुर, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। नेहू सुथार पूछ रही हैं कैसे हो सर? बहुत अच्छे हैं बेटा, बहुत अच्छे हैं। इस समय मतलब आप ये समझो कि ये जो शाम को 7 बजे जो मैं आपके सामने आता हूं, ये मेरा बेस्ट टाइम होता है। तो अगर कोई टेंशन है भी दिमाग में, कोई प्रॉब्लम है भी, कोई दिक्कत हो भी, तो वो ये जो समय है इसमें वो सारी चीजें अपने आप वाइप आउट हो जाती हैं। ठीक है, तो मैं पूरी एनर्जी के साथ यहाँ पे आपके सामने रहता हूँ, और इसके लिए मेरी नहीं, ये इसके पीछे आपका ही कंट्रीब्यूशन है भाई। जितने उत्साह से तुम लोग यहाँ पे पढ़ते हो। दुर्गा गुप्ता पूछ रही है सर कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? सर कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? डेफिनेटली बेटा, यहाँ पे आपके क्वेश्चंस को रिप्लाई करना भी मेरी जो भी रेलिवेंट क्वेश्चन है पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, आप बिल्कुल पूछ सकते हो। ठीक है, सुकून पंडित पूछ रही हैं सर कैसे कॉपी में लिखें, समझाएं। देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन है। जस्ट अ मिनट, मैं आपसे कुछ सेकंड एक ओके, ये किसी ने अभी मुझसे पूछा, यस सुकून पंडित, सर कैसे कॉपी में लिखे समझाएं। कोई कह रहा है सिद्धि सिंह सर मैं क्लास के साथ ही नोट्स बना लेती हूं, वेरी गुड। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सर नोट्स कैसे बनाएं। देखो, यहां पे बेटा लाइव क्लासेस में ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं नोट्स डिक्टेट करूं। राइट, टू बी वेरी ऑनेस्ट,
अगर मैं यहाँ पे जैसे जब ऑफलाइन क्लासेस हम लोगों की होती हैं, जब बच्चे सामने बैठे होते हैं, तो वहाँ पे हम लोग समझाते हैं, नोट्स डिक्टेट भी करते हैं, राइट? तो प्रॉपर नोट्स वहाँ पे दिए जाते हैं। बट यहाँ पे आप समझो, अगर मैं ऐसा करने लगूँ, भाई हम लोग को तो, हमारा तो काम यही है, तो हम तो सालों से यही काम कर रहे हैं, राइट? तो हमें इस बात का आइडिया है। अगर मैं यहाँ पे समझाना छोड़ के, मैंने एक टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया, उसके बाद अगर मैं आपको नोट्स डिक्टेट करने लगूं, तो आपको लगेगा कि मतलब आपको लगेगा क्लास रुक सी गई है। तो ऑनलाइन क्लासेस में नोट्स डिक्टेट करने वाला चक्कर होता ही नहीं है, राइट? अब ऐसे में क्वेश्चन ये उठता है कि नोट्स बनाए कैसे, राइट? तो देखो बेटा, इसका सबसे अच्छा तरीका है, जैसे किसी ने कमेंट किया, मैं हमेशा बताता भी रहता हूं कि जब भी आप क्लास करने आए तो एक पेन और एक नोटबुक अपने साथ लेकर आएं। इसे आप इस तरीके से मत देखो कि आप कोई ऑनलाइन क्लास, कोई आप यूट्यूब का कैजुअल वीडियो देख रहे हो, राइट? ये कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई प्रवचन है या कोई आप कोई मूवी देख रहे हैं यूट्यूब पे, राइट? टेक इट एज यू आर सिटिंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ मी, कंसीडर एज इफ आई एम टॉकिंग टू यू डायरेक्टली। आप ये मान के चलो कि मैं सीधे आपसे ही बात कर रहा हूं, राइट? और ये बात सही भी है, आखिर मैं आपके कमेंट तो ले ही रहा हूं। तो आप ये मान के चलो कि मैं सीधे आपसे ही बात कर रहा हूं, आप सीधे ऑफलाइन क्लास में ही बैठे हुए हैं। तो आप जितना भी आप हो सके एक रनिंग नोट्स अपना बनाते चलो, ठीक है, क्लास के साथ। पीडीएफ जो यहाँ पे रहती है बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, वो आप उसको अपने डाउनलोड कर सकते हो। बाकी लास्ट में हम आपको जैसे क्लास 6 के बेस पे, 7th के बेस पे, तो एक अच्छा नोट्स जो मैं यहाँ पे डिक्टेट करवाता, वो मैं ऑलरेडी हमारे ऐप पे रेडीमेड नोट्स डाल दिया जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा जो कंटेंट की टीम है वो इस पे भी लगी हुई है। खुद वो सारे नोट्स मैं पहले एक बार उसको चेक करूंगा, रिवाइज करूंगा, उसके बाद जो है आपको दिया जाएगा, राइट? तो कुल मिला के ये आपका कंप्लीट पैकेज हो जाएगा, राइट? आप बिल्कुल भी मत सोचो ये कि ये क्लासेस फ्री हैं तो इस वजह से कहीं कोई कसर छोड़ी जाएगी। हम आपको वही क्वालिटी दे रहे हैं जिसके लिए लोग हजारों हजारों फीस ले रहे हैं, ठीक है? आप भी सारी चीजें ऑब्जर्व करते होंगे, मार्केट कैसे चल रहा है आपको भी आइडिया होगा, राइट? बट यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लाइव आते हैं, डेली आते हैं, सेम टाइम पे आते हैं, पूरी चीजें मैं बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। आपका क्लास टेस्ट हो रहा है, एक मैंने एनसीईआरटी खत्म की, उसके बेस पे देखो आज तीसरा पार्ट है इस टेस्ट का, राइट? और रही बात नोट्स की, तो मैं उसके लिए भी आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि एक टाइम पे आपको नोट्स भी दे दिए जाएंगे, राइट? लेकिन तब तक आपकी जिम्मेदारी क्या है? अब ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस नहीं है और आपके दिमाग में चलता रहे नोट्स मिलेंगे कि नहीं, नोट्स मिलेंगे कि नहीं, नोट्स कैसे बनाएं, राइट? जो पढ़ा रहे हैं इस पे फोकस करो, आप कॉन्सेप्ट लो। पीडीएफ ऑलरेडी आपको ऐप पे अपलोड कर दिए जाते हैं, राइट? एक रनिंग नोट्स अपना बनाते रहो। क्लास में भी तो बच्चे यही करते हैं, जब टीचर लेक्चर, हम लोग लेक्चर देते हैं तो वो एक अपना रनिंग नोट्स बनाते हैं, फिर हम डिक्टेट करते हैं। वो डिक्टेट वाला पार्ट आपको दे दिया जाएगा, राइट? तो आई होप मैंने इस बात को क्लियर कर दिया। मैं बीच बीच में भी बोलता रहता हूं, लेकिन फिर भी मे बी बच्चे नए आते हैं तो सर मैं लेट हो गई क्या? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, अभी आप बिल्कुल लेट नहीं हुए। जैसा कि मेरी आदत है, आप सब जानते हैं, थोड़ा सा मैं टाइम लेता हूं ताकि सारे बच्चे आ जाएं, ठीक है? फैमिली हमारी कंप्लीट हो जाए। आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जो सारे लोग जो है वो लाइव जुड़ सकें हमसे, क्योंकि इतने दिन हो गए तो मुझे इतना तो आइडिया लग गया कि जो बच्चे यहाँ पे क्लास कर रहे हैं वो रेगुलर है, राइट? तो थोड़ी सी तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि एटलीस्ट 5 मिनट, अब मैं चाहता तो आते ही मैं पढ़ाना शुरू कर देता, लेकिन 5 मिनट का थोड़ा सा मैं बातचीत करता हूँ, राइट? तो मेरा भी थोड़ा सा वार्म अप हो जाता है और आपका भी एक मोमेंटम सेट हो जाता है और इतनी देर में बाकी लोग हमसे जुड़ भी जाते हैं, ओके? किसी ने बहुत लंबा सा लिखा है, सिद्धि सिंह, गुड इवनिंग सर, मैं आपकी सारी क्लास आज ही देखी हूं और मैं सोच ली थी कि सारे प्रीवियस क्लास देखकर आज लाइव क्लास करूंगी और मैं सारे क्लासेस कंप्लीट भी कर ली और सारे क्लासेस के नोट्स भी बना ली। वेरी गुड बेटा, अ सैल्यूट टू यू फ्रॉम माई साइड, अपलॉड टू यू फ्रॉम माई साइड, राइट? तो मैं आपके लिए क्लैपिंग कर रहा हूं, राइट? तो अगर आपका यही पैशन बना रहा तो फिर तो हमारे सामने कोई लिमिट नहीं है। आप देखो हम आपको किस तरीके से चीजें डिलीवर करते जाते हैं, राइट?
वेरी गुड। तो ठीक है, अब थोड़ा सा क्लासेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब आप थोड़े ये वाले कमेंट आप मत डालो। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, जय भीम, जय श्री राम, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, ठीक है बेटा, आप सबको मेरी क्लास पसंद आ रही है, आपको समझ में आ रहा है, मुझे पता चल गया आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ के, ठीक है। अब इन कमेंट्स को यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि देखो मेरे साथ भी थोड़ा सा ये एक धर्म संकट हो जाता है ना कि बच्चे कमेंट कर रहे हैं तो नहीं पढ़ना, थोड़ा सा ये लगने लगता है अपने। तो अब जो है ऐसे कमेंट्स को इसको विराम देते हैं। और दुर्गा गुप्ता, जस्ट अ मिनट, दुर्गा गुप्ता, सॉरी बेटा, आपके कमेंट मुझे, आपका कमेंट ये बेटा आपका कमेंट हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है। आपका क्वेश्चन जो है वो कमेंट इतनी तेजी से बढ़ रहा है बेटा कि मुझे आपका क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। आप अपना क्वेश्चन एक बार फिर टाइप करो और हम लोग क्लास। अमित यादव पूछ रहे हैं सर, हाँ बेटा आप एक बार फिर मुझे लिख दो, क्योंकि आपका एक बार आप फिर कर दो, मैं लास्ट कमेंट ले लेता हूं, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं, राइट। अच्छा ठीक है, मुझे आपका कमेंट दिख रहा है। सर मैं एनसीईआरटी की बुक 6 to 10th पढ़ ली है, लेकिन मैंने सिलेबस देखा था 2020 में सिलेबस कुछ अलग था और 2025 में सिलेबस कुछ और है, तो हमारे लिए कौन सा सही है? ओके, ऑलरेडी किसी ना किसी वीडियो में जो बात आपने कही है दुर्गा गुप्ता ने, ठीक है, लास्ट कमेंट है, इसके बाद मैं सीधे अपना क्लास स्टार्ट करूंगा। इन्होंने कहा है कि 2020 में सिलेबस कुछ और था और अभी आपने 2025 लिखा है, बट इनफैक्ट अभी एनसीईआरटी रिसेंटली अभी उसको रिवाइज किया गया है, ठीक है। तो अभी मुश्किल से अभी 1 महीने भी अभी नहीं हुए हैं, 10 या 15 दिन 20 दिन हो रहे हैं, एनसीईआरटी को रिवाइज किया गया है, तो अभी मार्केट में नई एनसीईआरटीज आ गई हैं, राइट। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। जो नई एनसीईआरटीज हैं, जो इससे पहले जो एनसीईआरटी मार्केट में थी, ऑलरेडी मैं क्वेश्चन बता चुका हूं, आप किसी न किसी प्रीवियस वीडियो में देखेंगे तो मैंने इस पे बात की थी। इससे पहले वाली जो एनसीईआरटीज थी, जस्ट इससे पहले वाली एनसीईआरटीज, वो एनसीईआरटी जिसको मैं कवर करा रहा हूं, वो एनसीईआरटीज ज्यादा डिटेल्ड में है, वो ज्यादा अच्छी हैं। अगर नई एनसीईआरटीज अच्छी होती तो आप मान के चलो कि मैं आपको नई ही पढ़ाता। वो एनसीईआरटीज भी हमने देखी क्या है, वो हमारे लाइब्रेरी में वो ऑलरेडी सारी एनसीईआरटीज हैं, राइट। तो जब मुझे लगा कि उसमें कंटेंट कम है, कंटेंट कॉम्प्रोमाइज किया गया है थोड़ा सा, इसलिए मैं पुरानी एनसीईआरटीज को ही कवर कर रहा हूं। आप इस बात को समझो, मैं क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, 7th ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, 8th 9th, तो कोई आपको क्लास 6 का एग्जाम थोड़ी देना है। हमारा उद्देश्य ये थोड़ी है, कोई आपको क्लास 7th का एग्जाम थोड़ी देना है, 9th का 10th का एग्जाम थोड़ी देना है। आपको तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है। एनसीईआरटी हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो यहां पे जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब जो एनसीईआरटी जिनमें ज्यादा डेप्थ हो, जो ज्यादा अच्छी हो, वो मैं कवर कराऊं। जो एनसीईआरटी चेंज होने से पहले जो एनसीईआरटी रिवाइज हुई हैं अभी 1 हफ्ते पहले या 10-15 दिन पहले, उससे पहले जो एनसीईआरटी थी वो ज्यादा अच्छी थी। हां, अगर मुझे लगा, चूंकि हर क्लास को स्टार्ट जब मैं करता हूं तो नई एनसीईआरटी से कंपेयर करता हूं, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर मुझे लगा कि नई एनसीईआरटीज में कोई सब्सटेंस है, कोई अच्छी बात है, तो डेफिनेटली मैं उसको भी कवर करूंगा, राइट। बाकी 6, जहां तक मेरे सब्जेक्ट पॉलिटी की बात है, 6th to 12th सारी ही एनसीईआरटीज इंपॉर्टेंट है, राइट। तो वो उसके लिए आप टेंशन मत लो, जैसे करा रहे हैं करते जाओ, राइट। ओके, तो ये
क्लास 6 हमने कवर कर लिया था और उसी के बेस पे मैंने आपके लिए टेस्ट प्रिपेयर किया था, राइट। इस टेस्ट के 2 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं और आज ये फाइनल पार्ट होने वाला है। तो आज जो है इसका ये लास्ट पार्ट होगा और इसके बाद वापस से क्लास 7 के एनसीईआरटी पे हम वापस से वो रिज्यूम हो जाएगी, राइट। तो आज इसका लास्ट पार्ट है, इसे फिनिश कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, राइट। लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने डिस्कस कर लिया था, राइट। ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे। अब इससे आगे देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस वन। अच्छा, एक बार सबको क्लियर है मेरी आवाज? सबको मेरी आवाज क्लियर है? ऑल सेट? एक बार आप कर दो ऑल सेट। ठीक है, स्ट्रीमिंग सही हो रही है, मेरी वॉइस क्लियर है? ठीक है, ओके, ऑल क्लियर, ठीक है, वेरी गुड। तो स्टार्ट करते हैं, जहां तक हमने कर लिया था उसके आगे से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 26। और क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, राइट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्न कथनों पर विचार करें। यहां पे 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, यहां पे आपके सामने स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। और उसके बेस पे कुछ कोड हैं और हमें बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? मेयर इज एन इलेक्टेड हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। मेयर नगर निगम का निर्वाचित प्रमुख होता है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट। सेकंड है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रोवाइड्स सिविक सर्विसेज। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रोवाइड्स सिविक सर्विसेज। अब आप बताओ इसका, यहां पे 4 कोड हैं। ए है वन ओनली, केवल एक, केवल 2, मतलब केवल एक स्टेटमेंट सही है, दोनों सही हैं, केवल पहला सही है, दूसरा सही है, केवल दूसरा, दोनों सही हैं या दोनों में से कोई सही नहीं है, राइट। तो जल्दी से आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। कुछ बच्चे सी लिख रहे हैं, कुछ बच्चे बी लिख रहे हैं, ओके। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। बी भी कुछ बच्चे लिख रहे हैं, देख लेते हैं। मेयर इज द इलेक्टेड हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर आपने मेरी क्लास की हो तो आपको ऑलरेडी आइडिया होगा, ठीक है, किस तरीके से मेयर इलेक्ट होता है, मैंने आपको बताया था। कहीं कहीं मेयर का डायरेक्ट इलेक्शन होता है, मतलब जनता सीधे चुनती है। और कभी कभी क्या होता है कि जो पूरा शहर है उसे अर्बन एरिया, उसे वार्ड में डिवाइड किया जाता है। हर वार्ड से काउंसलर चुने जाते हैं, जिन्हें हम हिंदी में पार्षद या सभासद कहते हैं, ठीक है, मोस्टली पार्षद या वार्ड मेंबर भी कभी कभी कह देते हैं, ठीक है। तो वो हर वार्ड से एक पार्षद चुना जाता है और वो सारे पार्षद, उनमें से कुछ लोग मेयर के लिए खड़े होते हैं और वो पार्षद ही वहां पे वोटर होते हैं, राइट। तो या तो वो डायरेक्टली चुना जाता है या तो इनडायरेक्टली चुना जाता है, लेकिन चुना तो जाता है, ठीक है, इलेक्शन तो वो लड़ता है। पहले तो वो क्या, अगर इनडायरेक्टली भी है, अगर अप्रत्यक्ष रूप से भी चुना जा रहा है, तो पहले तो उसे पार्षद का चुनाव लड़ना पड़ेगा, पहले उसे पार्षद होना पड़ेगा, उसके बाद फिर सारे पार्षद जो बाकी के हैं वो मिलकर उसे वोट करेंगे, राइट। तो उनमें से जिसको भी मेयर का चुनाव लड़ना है, 2, 3, 4 ऐसी कोई लिमिट नहीं है, और बाकी के जो पार्षद होंगे वो वोटर होंगे, उनके मेजॉरिटी वोट के आधार पर मेयर डिसाइड होता है। तो अल्टीमेटली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्टेड होता है, राइट। तो पहला स्टेटमेंट सही है, इलेक्टेड हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रोवाइड्स सिविक सर्विसेज। नगर निगम नागरिक सेवाएं प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है भाई। नगर निगम का काम क्या है? शहर की साफ सफाई की व्यवस्था करना, राइट। शहर की साफ सफाई की व्यवस्था करना, हाइजीन मेंटेन करना, सड़कें ठीक ठाक करवाना, जो शहर के अंदर की सड़कें होती हैं, राइट। अब जैसे आप सुनते होंगे नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, उन्हें बनवाना नगर निगम का काम नहीं होता है। नेशनल हाईवेज सेंट्रल गवर्नमेंट बनवाती है, स्टेट हाईवेज स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन जो शहर के अंदर की सड़कें हैं उनका रख रखाव, उन्हें बनवाना, यह नगर निगम का काम होता है, राइट। इसके बाद पानी की व्यवस्था करना, बिजली की व्यवस्था करना, ये बिजली तो नहीं, ठीक है, वो तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है,
बट पानी की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, नगर निगम के स्कूल होते हैं, जैसे दिल्ली में आप जाओ तो एमसीडी के स्कूल वहां पे बहुत फेमस है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, उन्होंने स्कूल खोल रखे हैं, तो नगर निगम स्कूल भी चलाती है, हॉस्पिटल्स भी मेंटेन, ये सारे सिविक एमिनिटीज प्रोवाइड करना नगर निगम का काम होता है, राइट। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत क्या होती है, ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो इनके डिफरेंस को जानने के लिए आप हमारे पुराने वीडियो, जो यहीं पे मेरे पुराने वीडियोस हैं, उन्हें आप देख सकते हैं, राइट। सो यहां पे आंसर, हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। यहां पे दोनों ही सही है, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ओके। तो जिन्होंने भी सी लिखा है वो उनका स्टेटमेंट, उनका आंसर सही है, ओके। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट प्रिजुडिस, निम्न में से कौन पूर्वाग्रह को दर्शाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट प्रिजुडिस, यहां पे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इनमें से हम किसे पूर्वाग्रह कहते हैं, प्रिजुडिस कहते हैं। रिस्पेक्टिंग ऑल रिलीजन, सभी धर्मों का सम्मान करना, पहला स्टेटमेंट। जजिंग पीपल विदाउट नोइंग देम, बिना जाने लोगों के बारे में निर्णय लेना। इक्वल अपॉर्चुनिटीज, समान अवसर देना। एंड ऑप्शन डी, फॉलोइंग लॉ, कानून का पालन करना। अब आप बताओ, यहां पे 4 स्टेटमेंट हैं, इनमें से किसे हम कहेंगे क्या जो है वो पूर्वाग्रह है, बताओ। ठीक है, लगभग सारे ही लोग सही आंसर दे रहे हैं, ठीक है, ओके ओके, सबका आंसर सही है। रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड है, नहीं नहीं, कुछ वर्डिंग्स वगैरह चेंज होंगी, ठीक है बेटे। चैप्टर से 5-6 हैं तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस तो आएंगे, राइट। लगभग जो है ठीक है, ओके। सो हियर राइट आंसर इज, आप सबने ही बता दिया है, और ये क्वेश्चन इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, तो इसे बहुत एक्सप्लेन करने की आवश्यकता वैसे भी नहीं है। क्या होता है पूर्वाग्रह, बिना जाने लोगों के बारे में निर्णय लेना, राइट। मतलब अपनी मनगढ़ंत धारणाएं बना लेना, किसी समुदाय के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में अपनी मनगढ़ंत धारणाएं बना लेना, और जरूरी नहीं है कि वो धारणाएं सही ही हों, राइट। तो इसे कहा जाता है पूर्वाग्रह, प्रिजुडिस। इसे कई एग्जाम्पल देके मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी, ठीक है। तो इसे डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं, तो आई होप ये सबका ही क्लियर होगा। ओके ठीक है, मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, निम्न में से कौन सरकार का फंक्शन नहीं है, कार्य नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन सरकार का कार्य नहीं है, विच इज नॉट, नहीं है, हमें यह बताना है, गवर्नमेंट का फंक्शन नहीं है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल, राइट। 4 ऑप्शन यहां पे आपके सामने है। मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। ऑप्शन बी क्या कहता है, प्रोवाइडिंग एजुकेशन, शिक्षा प्रदान करना। ऑप्शन सी क्या कहता है, प्रमोटिंग इन इक्वालिटी, असमानता को बढ़ावा देना, ओके। एंड ऑप्शन डी, एंश्योरिंग वेलफेयर, कल्याण सुनिश्चित करना। अब आप बताओ इनमें से सरकार का काम क्या नहीं है, ठीक है। सो सारे ही आंसर सही हैं, ठीक है, सारे ही आंसर सही हैं। आप में से सबने ही सही आंसर बताया है, ठीक है। तो देखो, अब आपको यह भी फील हो रहा होगा, आज मैं 3rd टेस्ट ले रहा हूं, राइट। और टेस्ट देने का क्या फायदा होता है, तो बिल्कुल मैंने बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है, मतलब इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन तो आ नहीं सकते। आपको जब एक्चुअल एग्जाम आप देंगे तो इतने आसान क्वेश्चन नहीं आएंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट। लेकिन जब स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे हमारे साथ, तो आपको फील होगा कि आपसे क्वेश्चंस गलत नहीं हो रहे हैं, राइट। तो आप उन्हीं ऑप्शंस में से सही आंसर आप ड्रॉ करना जान जाएंगे, राइट। आप उन्हीं ऑप्शंस को इंटरप्रेट करके सही आंसर तक पहुंच जाएंगे, राइट। तो मुझे खुद दिख रहा है कि आप थोड़ा सा जो है, आप पहले कुछ
एम्बिग्विटी भी रहती थी। अब लगभग सबके ही आंसर सही आ रहे हैं। वेरी गुड बेटा, सबके ही आंसर सही हैं, तो मुझे लगता नहीं कि इसे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है। किसी भी सरकार की उसका ये कार्य थोड़ी होता है असमानता को बढ़ावा देना। कोई भी गवर्नमेंट जो है, भाई गवर्नमेंट का काम क्या है, अब वो चाहे ये काम करे या ना करे, ये एक अलग बात है, राइट। अब कभी कभी क्या देखने को मिलता है, वोट बैंक के चक्कर में लोग सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं, हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो चाहे वो ये काम करे या ना करे, वो एक अलग इशू है। ये चीजें हम हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे, राइट। अभी तो और भी क्लासेस होनी है, अभी तो जस्ट स्टार्ट है, राइट। लेकिन गवर्नमेंट से अपेक्षा क्या की जाती है, उससे ये थोड़ी अपेक्षा करेंगे असमानता को बढ़ावा देना। संविधान में क्या लिखा है, सरकार का काम है समानता को स्थापित करना, राइट, और यही गवर्नमेंट का काम है, राइट। तो बस ये एक ऑप्शन गलत है, हमें एक बताना है कि क्या सही। बाकी तो सरकार कानून व्यवस्था बनाना डेफिनेटली गवर्नमेंट का काम है, शिक्षा प्रदान करना, कल्याण सुनिश्चित करना, यही तो काम होते हैं गवर्नमेंट के, राइट। सो मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर राइट आंसर इज ऑप्शन सी। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, व्हाई इज पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण है। Why is participation important in democracy? लोकतंत्र में भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आप समझ गए। 4 ऑप्शन है, मैं ऑप्शन पढ़ देता हूं। आंसर जल्दी देने की कोई आपके ऊपर कोई ऐसा कंपल्सन नहीं है कि तुरंत आंसर, यहां कोई रेस नहीं हो रही है। आप आराम से क्वेश्चन इसको समझते हैं, उसके बाद जो है मैं तो गैप लेता ही हूं आंसर बताने से पहले, राइट। तो आपको पूरा मौका मिलेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे जो नए जुड़े हुए हैं उन्हें ऐसा ना लगे कि अरे इन बाकियों को तो सब आता है, मुझे तो आ ही नहीं रहा है, क्वेश्चन आया नहीं कि आंसर दे रहा है। बेटा अगर कोई पहली बार इसे देख रहा है, बिल्कुल भी इस बात का लोड ना ले। ये जो तुरंत आंसर दे रहे हैं ये सब पहली क्लास से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और हो सकता है कि इनमें से कुछ का बैकग्राउंड भी हो, मतलब पॉलिटी एज ए सब्जेक्ट वो एकेडमिक्स में पढ़ रहे हो, ये भी मैं मान लेता हूं, ठीक है। तो जो नए जुड़े हैं और जिन्हें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है वो बिल्कुल भी टेंशन न लें, आप हमारे साथ लगे रहें। जो अगला टेस्ट होगा मैं गारंटी दे रहा हूं आप इनसे पहले आंसर दोगे, राइट। एनीवे मैं चारों ऑप्शन पढ़ देता हूं, अभी तो मैंने ऑप्शन पढ़े भी नहीं थे, लगभग सबके ही आंसर आ गए। इट प्रमोट्स डिक्टेटरशिप, यह तानाशाही को बढ़ावा देता है, ठीक है। लोकतंत्र में भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण है, तो क्या इसलिए कि यह तानाशाही को बढ़ावा देता है। ऑप्शन बी क्या है, इट एंश्योर रिप्रेजेंटेशन एंड अकाउंटेबिलिटी, यह प्रतिनिधित्व और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। इट रिमूव्स इलेक्शंस, यह चुनाव समाप्त करता है। इट रिड्यूसेस राइट्स, यह अधिकारों को कम करता है। अब पार्टिसिपेशन लोकतंत्र में क्यों इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं लगता कि इससे आसान क्वेश्चन मैं भी बना पाता, राइट। तो ये मेरे लिए भी एक तरह की परीक्षा ही है कि इससे आसान क्वेश्चन बना सकते हो तो बना के दिखाओ, तो इससे आसान मैं नहीं बना सकता, राइट। तो यहां पे क्या है, सिंपल सी बात है, पार्टिसिपेशन से क्या सुनिश्चित होता है, इट एंश्योर रिप्रेजेंटेशन एंड अकाउंटेबिलिटी, यह प्रतिनिधित्व और जवाबदेही सुनिश्चित करता है, राइट। भाई लोकतंत्र में जब जनता पार्टिसिपेट करेगी तभी तो सरकारों की जवाबदेही सुनिश्चित होगी, राइट। और प्रतिनिधित्व मतलब आपका प्रतिनिधि ही वहां पे शासन करे आपके बिहाफ पे, ये कैसे हो पाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन, राइट। भाई सरकार हमारे लिए लोक कल्याण के काम करती है किस आधार पे, क्योंकि उन्हें पता है कि हर 5 साल के बाद वापस से हमें इलेक्शन में जाना है, वापस से जनता से हमें जनादेश लेके आना है, राइट। काम नहीं करेंगे तो लोग वोट नहीं देंगे, सिंपल सी बात है, राइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस वन, क्वेश्चन नंबर 30। विच इंस्टीट्यूशन वर्क्स एट द विलेज लेवल, गांव स्तर पे कौन सी संस्था काम करती है, संसद, ग्राम पंचायत, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट। इस पे तो मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, राइट। आप लोग बूढ़े हो गए इतने आसान क्वेश्चन कर करके, और इस कॉन्सेप्ट को तो मैंने इतनी बार बता दिया कि फिर इस पे तो सबको ही पता है, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि बाकी के ऑप्शंस यहां पे कंफ्यूजिंग है ही नहीं, राइट।
तो पार्लियामेंट नेशनल लेवल पे काम करती है, सुप्रीम कोर्ट का काम है टू इंटरप्रेट द लॉस, ठीक है, टू गिव डिसीजंस, राइट, टू एंश्योर जस्टिस। तो ये सर्वोच्च और प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का क्या काम है, तो वो तो आगे चल के राष्ट्रपति का टॉपिक आएगा, हमें डिटेल में पढ़ना ही है, राइट। सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन बी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहां पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देखते हैं। पहला ऑप्शन है जुडिशरी मेक्स लॉस, न्यायपालिका कानून बनाती है। ऑप्शन बी कह रहा है लेजिस्लेचर इंटरप्रेट्स लॉ, विधायिका कानून की व्याख्या करती है। ऑप्शन सी कह रहा है एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट लॉज, कार्यपालिका कानून लागू करती है। एंड ऑप्शन डी कह रहा है पुलिस मेक लॉ, पुलिस कानून बनाती है। अब आप बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? जल्दी से आप बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, थोड़ा सा मिक्स्ड आंसर आ रहा है, थोड़ा सा मिक्स्ड आ रहा है, बट मैक्सिमम लोगों का आंसर सही ही है। थोड़ा सा मिक्स्ड आ रहा है, थोड़ा सा मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूं। जुडिशरी मेक्स लॉ, न्यायपालिका कानून बनाती है, दिस इज रॉन्ग। बेटा न्यायपालिका कानून बनाती नहीं है, मैं ऑलरेडी कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं इन चीजों को, ठीक है, और चैप्टर्स में तो हमने पढ़ा ही है, बट स्टिल थोड़ा सा यहां पे मिक्स्ड आ रहा है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये जो टेस्ट है इसका उद्देश्य आपको जज करना नहीं है, ठीक है, इसका एक उद्देश्य ये भी है कि इसी के बहाने मैं सारी चीजों को एक बार रिकॉल करा दूं आपको, राइट। तो पहले भी मैंने बताया कि जुडिशरी जो है, न्यायपालिका, वो कानून बनाती नहीं है, कानून बनाने का काम विधायिका का होता है, लेजिस्लेचर का होता है, ठीक है। जैसे नेशनल लेवल पे पार्लियामेंट और स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेचर, राइट। तो कानून बनाने का काम न्यायपालिका का नहीं होता है। उस कानून के अगर कोई विवाद हो जाए, कहीं कोई डिस्प्यूट हो जाए, तो उस कानून के आधार पे जो विधायिका ने बनाया है उसके आधार पे विवादों का निपटारा करना। अगर कहीं कोई किसी कानून को लेकर संशय है तो कानून की व्याख्या करना, राइट। तो क्या फंक्शन होता है जुडिशरी का? टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, राइट। दूसरा फंक्शन क्या है? टू इंटरप्रेट लॉज। तो कितनी बार मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, फिर मैंने आपको रिकॉल करा दिया, राइट। तो पहला ऑप्शन तो गलत है, न्यायपालिका कानून बनाती नहीं है, कानून बनाने का काम नहीं है, राइट। उन कानूनों की व्याख्या करने का और उनके आधार पर विवादों का निपटारा करने का, राइट। तो ये है लेजिस्लेचर इंटरप्रेट लॉ, विधायिका कानून की व्याख्या करती है। अब ये काम है जुडिशरी का, तो यहां पे उल्टा हो गया, राइट। विधायिका कानून बनाती है, न्यायपालिका उसकी व्याख्या करती है, बस इसे पलट दिया जाए तो ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, राइट। तो ये दोनों ही गलत हैं। डी क्या है? पुलिस मेक लॉ, पुलिस क्या कानून बना सकती है क्या? नो, कानून बनाने का काम पार्लियामेंट का है, पुलिस का काम है उस कानून को इंप्लीमेंट करना, मतलब ये इंश्योर करना कि कोई उस कानून को ब्रेक ना करे, तोड़े ना, ठीक है। और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना, तो ये पुलिस का काम है। मतलब बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था स्थापित करना, यह काम होता है पुलिस का, राइट। तो यहां पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट लॉ, कार्यपालिका कानून लागू करती है, राइट। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून को ग्राउंड लेवल पे लागू करती है। और अगर कहीं कोई विवाद हो जाए तो एक संस्था ऐसी भी होनी चाहिए जो विवादों का निपटारा करे, यह काम न्यायपालिका का है, राइट। या किसी कानून को लेके कोई कंफ्यूजन हो जाए तो उस कानून की व्याख्या करना, यह भी न्यायपालिका का काम है, राइट। सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ओके, ठीक है। तो कुछ लोगों के मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं, बट आई होप अब किसी को कोई दिक्कत नहीं रह गई होगी, ठीक है। अब तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया इतनी डिटेल में। तो वॉइस कम आ रही है क्या? मेरी वॉइस कम आ रही है क्या? मेरी वॉइस कम आ रही है आपको? वॉइस इज क्लियर? एक बार आप मुझे कंफर्म कर दो।
नो मतलब नहीं आ, मतलब वॉइस आ रही है ना, सबको वॉइस आ रही है ना, ठीक है, ओके ठीक है, ओके थैंक यू। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, अनटचेबिलिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अस्पृश्यता किसका उदाहरण है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, जल्दी से इसे निपटाओ फिर आगे बढ़ते हैं। डाइवर्सिटी, इक्वलिटी, डाइवर्सिटी यानी विविधता, इक्वलिटी यानी समानता, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। अब ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है कि जो अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत, अस्पृश्यता, ये किसका उदाहरण है? विविधता का, समानता का, भेदभाव का या लोकतंत्र का? ठीक है, ओके, मैक्सिमम आंसर सही ही आ रहे हैं, एक दो आंसर ही डिफरेंट है। बेटा अनटचेबिलिटी, भेदभाव, अनटचेबिलिटी ये भेदभाव का उदाहरण है, ठीक है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अनटचेबिलिटी का मतलब क्या होता है? देखो, अनटचेबिलिटी मतलब नॉट टू बी टच्ड, छूना नहीं है। अस्पृश्यता मतलब छूना, इसका लिटरल मीनिंग नहीं लेना है। अनटचेबिलिटी मतलब छूना नहीं है, ये होता है अनटचेबिलिटी। किसी भी तरह का भेदभाव, जैसे इसका ये मतलब नहीं है कि हम तुम्हें टच नहीं करेंगे ये इसको लिटरल सेंस में नहीं लेना है। अब जैसे मान लो कि अब कोई दलित वर्ग का व्यक्ति है, राइट, दलित वर्ग का व्यक्ति है, कोई हरिजन है, ठीक है, SC ST समुदाय से आता है, और आप उसके लिए बर्तन अलग कर दें, ठीक है, आप खुद किसी और ग्लास में पानी पिए और उसे किसी और ग्लास में पानी दें, पानी ऑफर करें जो उसी के लिए रिजर्व रखी गई हो, ये भी अनटचेबिलिटी है, राइट। किसी भी तरह का भेदभाव आप करते हैं जाति के आधार पे या किसी भी आधार पे, धर्म के आधार पे, तो वो अनटचेबिलिटी का ही एग्जाम्पल माना जाता है, राइट। तो ये है अनटचेबिलिटी, राइट। तो ये किसका एग्जाम्पल है? भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, राइट। तो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ओके, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एंश्योर्स इक्वालिटी इन इंडिया? भारत में समानता किससे सुनिश्चित होती है? क्या सुनिश्चित करता है समानता? केवल संसद, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, पुलिस, मीडिया? अब बताओ इनमें से कौन इंश्योर करता है भारत में समानता? जल्दी से आप बताओ, तब तक मैं 2 घूंट पानी पी लेता हूं। ठीक है, इतनी तेजी से राइट आंसर के कमेंट आ रहे हैं कि सॉरी, व्हाट एंश्योर इक्वलिटी इन इंडिया? पार्लियामेंट ओनली, संविधान, पुलिस, मीडिया? इनमें से अब देखो, ऐसे देखा जाए तो संसद भी ऐसे ही कानून बनाती है, इस बात का ध्यान रखती है कि समानता स्थापित हो, राइट। पुलिस भी एक तरीके से, पुलिस से भी ये अपेक्षा की जाती है कि वो ऐसा कुछ न करे जिससे असमानता स्थापित हो, अपेक्षा तो की जाती है, राइट। लेकिन यहां पे सबसे बड़ा स्रोत क्या है भाई? समानता को सबसे मुखर रूप में कौन स्टेब्लिश करता है? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18, ये जो 14 टू 18 है, ये हमें क्या प्रदान करता है? समानता का अधिकार, राइट। आर्टिकल 14 टू 18 ये डेडिकेटेड है किस कॉन्सेप्ट के लिए? समानता के लिए, राइट। जिसमें हर प्रकार के भेदभाव को उसको जो है वो एक तरीके से पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया है, और समानता इसको जो है वो फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया है, मौलिक अधिकार, राइट। तो
समानता सबसे अधिक किस चीज से सुनिश्चित होती है? संविधान से, राइट? ओके, तो इसे भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन बी. मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? निम्न में से कौन लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, राइट? लोकतांत्रिक सरकार की इनमें से क्या विशेषता है, राइट? चार ऑप्शन यहां पे दिए हुए हैं. हेरिडिटरी रूल, वंशानुगत शासन. सेकंड है पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, लोगों की भागीदारी. मिलिट्री रूल, सैन्य शासन. नो इलेक्शंस, चुनाव नहीं. ठीक है, तो इनमें से कौन सा लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता है? इनमें से एक ही है, ठीक है, बाकी तीन गलत है. कौन सा है आप बताओ? ठीक है, मैक्सिमम लोगों के आंसर राइट ही आ रहे हैं. ठीक है, तो लोकतंत्र का मतलब ही यही है. लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र की परिभाषा ही यही है. सबसे क्लासिक जो डेफिनेशन है लोकतंत्र की परिभाषा, वो क्या मानी जाती है? गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, राइट? जनता की, जनता के द्वारा, जनता के लिए सरकार. ठीक है, तो ये जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फीचर क्या है? पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, लोगों की भागीदारी, राइट? बाकी सारी चीजें जस्ट उसका ऑपोजिट है. ठीक है, बाकी सारी चीजें उसका लोकतंत्र का विलोम है. वंशानुगत शासन, मतलब वंशानुगत शासन का क्या मतलब हुआ? कि राजा का बेटा राजा बन जाए, राइट? मतलब राजा का बेटा है तो मान लिया जाए कि वो राजा ही होगा. ओके, लोकतंत्र में ऐसा होता है क्या? भाई हमारे वहां जो रूलर होता है, हेड होता है, जो गवर्नमेंट होती है, वो किस आधार पर बनती है? वो जनता उन्हें मैंडेट देती है, जनादेश देती है, तब उन्हें सत्ता मिलती है, राइट? और वापस से एक फिक्स टर्म के बाद वापस से जनता के बीच में जाना होता है, मैंडेट लेना होता है, राइट? तो यहां पे पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, लोगों की भागीदारी जो है, ये विशेषता है लोकतांत्रिक सरकार की. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. ओके, मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट प्रमोट्स, स्थानीय स्वशासन क्या बढ़ावा देता है? केंद्रीयकरण, विकेंद्रीकरण और भागीदारी, तानाशाही, असमानता. अब बताओ इनमें से क्या राइट आंसर है? कोई पूछ रहा है सर प्री में कितने पेपर होते हैं? बताएंगे बेटा, सारी चीजें बताएंगे. इसी चैनल पे सर ने, आपके अंसारी सर ने एक वीडियो बनाया था, उसमें डिटेल में उन्होंने सारी चीजें डिस्कस की हैं. ठीक है, कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, कितने स्टेप में एग्जाम होता है, प्री में क्या होता है, मेंस में क्या होता है, इंटरव्यू में क्या होता है. तो आप एक बार उस वीडियो को भी देख सकते हैं अगर किसी तरह की कोई कंफ्यूजन है तो, राइट? तो वो बिल्कुल बिगनर्स के लिए ही था. तो अभी तो हम लोग टेस्ट पे फोकस करते हैं. आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस वो ऑलरेडी हमारे चैनल पे वो जो है उसको एड्रेस किया गया है, राइट? सो हियर राइट आंसर विल बी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. स्थानीय स्वशासन क्या बढ़ावा देता है? तो स्थानीय स्वशासन बढ़ावा देता है विकेंद्रीकरण और भागीदारी. मैक्सिमम आपका आंसर सही ही है. कुछ लोगों का आंसर वेरी कर रहा है, अदरवाइज सही है, राइट? विकेंद्रीकरण और भागीदारी, राइट? डिसेंट्रलाइजेशन एंड पार्टिसिपेशन. और ये कैसे है तो ऑलरेडी इस चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, और इनफैक्ट कुछ क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड पहले थे. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये दो लेवल पे होती है. ये विलेज लेवल पे भी हो सकती है, ग्राम स्तर पे, जिसे हम सॉरी जिसे हम पंचायत कहते हैं, और ये अर्बन लेवल पे भी हो सकती है, जिसे हम म्यूनिसिपैलिटी कहते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. ठीक है, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. और दोनों का ही मेन एम क्या है? विकेंद्रीकरण. मतलब सत्ता का केंद्रीकरण न हो.
ऐसा ना हो कि हर काम के लिए स्टेट गवर्नमेंट या अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हर चीज वो डिसाइड करें, ठीक है। तो लोकल लेवल पे लोगों को क्या चाहिए, किस तरीके से, मतलब उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, वो खुद उनके हाथ में पावर हो, खुद वो डिसाइड करें, ठीक है। तो ये उद्देश्य होता है। तो इसी को कहते हैं विकेंद्रीकरण और भागीदारी, राइट। तो इसमें हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ओके, ठीक है। नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहां पे इंग्लिश का कोई बात नहीं, ठीक है, यहां पे इंग्लिश का मिसिंग है आई थिंक, ठीक है, बस एक क्वेश्चन में दिक्कत हो गई है, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आपको बता देता हूं। विविधता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, ओके। यहां पे 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विविधता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। विविधता केवल भौगोलिक कारकों का परिणाम है, ओके। विविधता प्रवास की ऐतिहासिक प्रक्रियाओं के कारण उत्पन्न हो सकती है। विविधता अनिवार्य रूप से समाज में संघर्ष उत्पन्न करती है। ये 3 स्टेटमेंट हैं आपके सामने, राइट। आपको क्या बताना है, उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन कौन से सही हैं, ठीक है, 1, 2 या तीनों। तो यहां पे 4 ऑप्शन है, केवल 2, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3, ठीक है। अब आप इसको आराम से पढ़ो और आप इसका आंसर करो, राइट। आप इसका आंसर बताओ कि इसका क्या आंसर होगा। चलो ठीक है, आपके कमेंट मुझे मिल रहे हैं और खुशी की बात यह है कि आप लोगों में से मैक्सिमम का आंसर गलत है। सो आई एम जस्ट जोकिंग, ठीक है। अगर गलत भी है तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। मैं क्वेश्चन तो आपको एक्सप्लेन करूंगा ही और हमारा उद्देश्य भी है अब खुद को जज करना नहीं, ठीक है। ये तो अभी पहला टेस्ट ले रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस को आराम से समझते हैं। तो बिल्कुल आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, ठीक है। मतलब मैं तो आपको पूरा समय दे भी रहा हूं, तो आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है आंसर करने की। एक बार आप सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ो, राइट। अब सोचो, इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो स्ट्रिक्टली जो है वो क्लास 6 के बेस पे ना हो, राइट। थोड़ा भी मैं उसके बियॉन्ड नहीं गया, राइट। अब देखो ये क्या कह रहा है, विविधता केवल भौगोलिक कारकों का परिणाम है। अगर यहां पे केवल नहीं होता तो कुछ हद तक ये सही हो सकता, फिर भी पूरी तरह सही नहीं होता, राइट। क्योंकि विविधता केवल भौगोलिक कारकों का परिणाम नहीं है। अगर किसी ने ये क्लास की हो जिसमें मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, तो वहां मैंने डिटेल डिस्कस किया था कि विविधता किन किन वजहों से आ सकती है। तो ये केवल भौगोलिक कारकों का ही परिणाम नहीं है, ऐतिहासिक कारण भी हैं, भौगोलिक कारण भी हैं, राइट। दोनों ही कारण होते हैं। तो यहां पे अगर यह लिखा होता कि विविधता भौगोलिक कारकों का भी परिणाम होती है तो यह आंसर सही हो सकता था, ठीक है। भौगोलिक कारण भी उत्तरदायी हैं। जैसे अब मैं कई बार एग्जांपल दे चुका हूं, मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने आंसर गलत ही दिया है। अब देखो, जैसे मान लो कि राजस्थान में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ठीक है, कश्मीर में बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो लोगों के पहनावे में अंतर होगा कि नहीं? पहनावे में अंतर होगा, डेफिनेटली होगा। वहां लोग हल्के कपड़े पहनेंगे, कॉटन के कपड़े पहनेंगे राजस्थान में, ठीक है, क्योंकि गर्म जलवायु है वहां की। कश्मीर में जहां 365 दिन में 300 दिन बर्फ ही पड़ती रहती है, तो वहां पे लोग क्या करेंगे, भाई इतनी ठंड है तो भारी भरकम कपड़े पहनेंगे। तो पहनने ओढ़ने में विविधता आ गई, ठीक है। इसके बाद ज्योग्राफी की वजह से खान पान में विविधता आती है, कहां पे किस चीज की पैदावार हो रही है इसके आधार पे डिसाइड होता है कि लोग क्या खाना खाएंगे। तो खान पान की विविधता आ गई, राइट। जैसे कोस्टल एरिया जो है समंदर के किनारे, वहां लोग ज्यादातर मछली खाएंगे, ठीक है, नॉन वेजिटेरियन होंगे। और जहां पे साग सब्जी की पैदावार अच्छी होगी, वहां पे अगर
नॉन वेजिटेरियन है भी तो कभी कभी खाएंगे, साग सब्जी ज्यादा खाएंगे, वेजिटेबल्स ज्यादा खाएंगे, राइट। तो भौगोलिक कारक डेफिनेटली है, लेकिन केवल भौगोलिक कारक नहीं है, राइट। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है। विविधता प्रवास की ऐतिहासिक प्रक्रियाओं के कारण उत्पन्न हो सकती है, बिल्कुल, ये डेफिनेटली ये सही है, ठीक है। जैसे अब भारत है, तो भारत में इतनी ज्यादा विविधता का क्या कारण है? सभी धर्मों के लोग यहां रहते हैं, इतनी भाषा बोलने वाले लोग यहां पे रहते हैं, ठीक है, सभी नस्लों के लोग यहां पे रहते हैं। तो उसका एक रीजन ये भी है कि अगर आप हमारे इतिहास में जाइए, अगर आप अपने देश के इतिहास में जाइए, भारत के इतिहास में, तो आपको क्या मिलेगा कि समय समय पे यहां पे विदेशी आते ही रहे, कभी आक्रमणकारी बन के, कभी व्यापारी बन के, किसी न किसी वजह से, राइट, आते तो रहे, लेकिन आने का जो है इनफ्लक्स ज्यादा है, आउटफ्लक्स कम है। तो आए और इसी जमीन को अपनाते चले गए। तो हमारे देश का आकर्षण ही कुछ ऐसा है, हमारे देश का अट्रैक्शन ही कुछ ऐसा है, ये मैग्नेट की तरह है, ये पूरी दुनिया को आकर्षित करता है, ठीक है। तो जो एक बार भारत में आ गया और जिसने भारत को समझ लिया, उसको यहां से जाने की इच्छा नहीं होगी, राइट। तो आए तो कभी आक्रमणकारी बन के, लेकिन ये नहीं है कि जीत के यहां से चले गए, जीत के शासन भी यहीं पे किया और अंत में फिर इसी देश को अडॉप्ट कर लिया। कभी स्टूडेंट बन के आए यहाँ की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए, वो भी यहीं पर रह गए। तो डेफिनेटली प्रवास की ऐतिहासिक प्रक्रियाओं के कारण विविधता उत्पन्न होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। विविधता अनिवार्य रूप से समाज में संघर्ष उत्पन्न करती है। ऑलरेडी हम एक किसी क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट आया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है, विविधता से कभी कभी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, राइट। भाई कभी कभी ऐसा होता है ना कि अब दो धर्मों के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया, सांप्रदायिक दंगे हो गए, तो विविधता से कभी कभी ये होता है, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन ऐसा हमेशा हो ये आवश्यक नहीं है, राइट। ऐसा थोड़ी है कि अब भारत में इतनी विविधता है तो भारत में रोज दंगे ही हो रहे हैं, राइट। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये क्या लिख रहा है? अनिवार्य रूप से, इसलिए ये गलत है, राइट। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल दो, राइट। तो अभी तक आपने मैक्सिमम ने गलत ही आंसर दिया है, बट कोई बात नहीं, ठीक है। सो हियर राइट आंसर इज केवल दो। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, आपने इसे थोड़ा सा आराम से पढ़ा होता तो ये भी सबका सही ही होता, ठीक है। कभी कभी ये भी होता है, आंसर देने की जल्दीबाजी में भी गलती हो जाती है, राइट। तो जब आप एक्चुअल एग्जाम दे रहे हो, चलो ये तो हमारी आपस की बात है, ठीक है, लेकिन जब कभी आप, क्योंकि हम यहां पे सीखने ही तो आए हैं, राइट। भाई मेरा टारगेट क्या है? आपको एक्चुअल एग्जाम के लिए तैयार कराना। तो जब आप एक्चुअल एग्जाम दे रहे हो तो ये गलतियां नहीं होनी चाहिए, राइट। तो यहां जो गलतियां हो रही हैं उनसे सीखो, ओके। अगर ये आप कर पा रहे हैं तो मतलब ये जो सारा एफर्ट हम कर रहे हैं ये सार्थक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस वन। यहां पे है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। यहां पे 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इन अ डेमोक्रेसी पीपल पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन ऑल डिसीजंस। लोकतंत्र में लोग सभी निर्णयों में सीधे भाग लेते हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ लिया। लोकतंत्र में लोग सभी निर्णयों में सीधे भाग लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंश्योर पॉलिटिकल इक्वलिटी। सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार राजनीतिक समानता सुनिश्चित करता है, राइट। मतलब क्या होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैं बता देता हूं कि अगर कोई 18 का एज, मतलब 18 साल का हो जाए, 18 प्लस और 18 साल की आयु का हो जाए, ठीक है, तो चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी जाति का हो, महिला हो पुरुष हो, ठीक है, लड़का हो लड़की हो, सबको समान रूप से वोटिंग राइट दिया जाता है, मतलब मतदान करने का अधिकार होता है, ठीक है। इसी को कहा जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, राइट। अब आप बताओ सेकंड स्टेटमेंट, राइट। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? डेमोक्रेसी रिक्वायर्स द गवर्नमेंट टू बी अकाउंटेबल टू द पीपल। लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति, लोकतंत्र में सरकार का जनता के प्रति जवाबदेह होना आवश्यक है, राइट। तो ये 3 स्टेटमेंट आपके सामने हैं। अब आपको बताना है कि इनमें से सही क्या है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट।
ओके, ठीक है। अगेन इसके मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं, ठीक है, मिक्स्ड आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर देता हूं। अब क्या है, अब देखो ये क्वेश्चन भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़े मॉडरेट हैं, मतलब इजी टू मॉडरेट। डिफिकल्टी लेवल में तो मैं पेपर को ले ही नहीं गया, इजी टू मॉडरेट मैंने पेपर को रखा, राइट। तो मतलब या तो क्वेश्चन इजी हो या कुछ क्वेश्चन मॉडरेट हो, डिफिकल्ट ना हो, राइट। अब आप देखो उसी 6 क्लास के एनसीईआरटी से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी अब 6 क्लास की एनसीईआरटी बच्चे के लिए बनी है, 6 क्लास के बच्चे के लिए, 6 क्लास का जो स्टूडेंट है उसके लिए, और उसमें से ही ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं जो कि आपको, मतलब जो एक मैच्योर बच्चा है जो यूपीएससी को टारगेट कर रहा है, बड़े एग्जाम्स को टारगेट कर रहा है, उसको भी सॉल्व करने में दिक्कत हो जाए। एक भी क्वेश्चन मैंने बियॉन्ड एनसीईआरटी नहीं बनाया है, राइट। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, एनसीईआरटी वही है, लेकिन आपका उद्देश्य क्या है उसे पढ़ने का, उसके हिसाब से उसे पढ़ने का अप्रोच बदल जाएगा, राइट। अगर 6 क्लास का बच्चा पढ़ेगा तो एक अलग अप्रोच से पढ़ेगा, और आपको किस अप्रोच से पढ़ना है बस वही बताना इस टेस्ट का उद्देश्य है, राइट। देखते हैं, 3 ऑप्शन है यहां पे, 3 स्टेटमेंट है, वन बाय वन देख लेते हैं। लोकतंत्र में लोग सभी निर्णयों में सीधे भाग लेते हैं। क्या ऐसा होता है क्या कि लोकतंत्र में लोग सभी निर्णयों में सीधे भाग लें? ऐसा कहां होता है? हम वोट करते हैं, अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, ठीक है, मतलब हमने एमपी के लिए वोट किया, लोकसभा का चुनाव है तो हमने सांसद चुने, विधानसभा का चुनाव है, स्टेट लेवल का इलेक्शन, तो हमने विधायक चुने, और वो सांसद या विधायक हमारे बिहाफ पे हमारे लिए नीतियां बनाते हैं, राइट। तो वो सांसद या विधायक जो है वो हमारे लिए नीतियां बनाते हैं, ठीक है, हमारे लिए पॉलिसीज बनाते हैं, लॉज बनाते हैं। तो हम हमेशा जनता सीधे पार्टिसिपेट करे ये आवश्यक नहीं है, और ये पॉसिबल भी नहीं है। आप सोचो भारत में मतलब भारत 140 करोड़ लोगों का देश है, तो क्या यहां पे पॉसिबल है कि सीधे सीधे जनता सीधे भागीदारी करे? एक केओस, एक भगदड़ की स्थिति नहीं उत्पन्न हो जाएगी, राइट। और 140 करोड़ मतलब हम तो दुनिया के नंबर 1 है पॉपुलेशन में, लेकिन कोई भी देश इतना छोटा नहीं है जहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल हो, राइट। तो यहां पे सभी लोग सभी निर्णयों में सीधे भाग लेते हैं, ये सही नहीं है, राइट। ये जो है स्टेटमेंट, मतलब डेमोक्रेसी तो है लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, राइट। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार राजनीतिक समानता सुनिश्चित करता है। बिल्कुल सही है, ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भाई आप समझो इस बात को, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार, इससे राजनीतिक समानता आती है कि नहीं आती है? हम वोट करें, आप वोट करें, ठीक है, एक व्यक्ति के वोट का मत कितना है? 1। मैं वोट करूं तो मेरे भी वोट को 1 काउंट किया जाएगा, आप वोट करें आपके भी वोट को 1 काउंट किया जाएगा। क्या शाहरुख खान अगर वोट करे तो उसके वोट को 100 काउंट करेंगे क्या? कि भाई ये बहुत बड़े एक्टर हैं, बहुत बड़े स्टार हैं, इनकी पूरे इंडिया में फैन फॉलोइंग है। या अगर मुकेश अंबानी वोट करे तो क्या उनके वोट को 1000 काउंट किया जाएगा क्या? कि मतलब ये तो इतने वेल ऑफ, इतने रिच बैकग्राउंड से आ रहे हैं, दुनिया के अमीरों में इनका एक नाम है, तो उनके वोट को तो कम से कम 1000 काउंट करना। ऐसा होता है क्या? नो, वी ऑल नो ऐसा नहीं होता है, राइट। ऑफिशियल रहमत, सर जी बताओ ना प्लीज, आईएएस सर जी बताओ ना प्लीज, हम 10th क्लास में हैं, हम आईएएस बनना चाहते हैं। कोई बात बेटा, इतना डेस्परेट होने की आवश्यकता नहीं है। तैयारी जो है वो एक प्रक्रिया है, आप बनना चाहते हैं तो आप एकदम सही प्लेटफॉर्म पे हैं। बाकी परीक्षा से रिलेटेड कोई डिटेल्ड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे इंस्टीट्यूट के नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है, वहां आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, राइट। यहां पे आप ये क्लास पे आप फोकस करिए, राइट। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये सही है, राइट। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार राजनीतिक समानता सुनिश्चित करता है, राइट।
मतलब राजनीतिक रूप से तो सभी समान है, सबको वोटिंग राइट मिल गया। अब इसका यह मतलब नहीं है कि सबके बराबर एक बराबर पैसे भी हो जाए, सबके पास आर्थिक समानता भी आ जाए, सामाजिक समानता भी आ जाए, लेकिन राजनीतिक समानता तो है इससे, ठीक है भाई। चाहे शाहरुख खान हो, वो भी एक ही वोट दे सकता है, 10 वोट नहीं दे सकता, हमारे पास भी एक ही वोट है, राइट। तो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, इससे राजनीतिक समानता तो आ गई, सबके पास एक ही वोट है, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट इस सही है। थर्ड क्या है, डेमोक्रेसी रिक्वायर द गवर्नमेंट टू बी अकाउंटेबल टू द पीपल। लोकतंत्र में सरकार का जनता के प्रति जवाबदेह होना आवश्यक है। बिल्कुल, यह थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। लोकतंत्र का मतलब यही है कि सरकार जनता के प्रति जवाबदेह हो, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर ही चुके हैं। ठीक है, सबको आवाज तो क्लियर है ना? आवाज तो सबको क्लियर है, वॉइस मेरी क्लियर है, ठीक है। तो यहां पे सेकंड और थर्ड, मतलब हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, केवल 2 और 3, सेकंड एंड थर्ड, राइट। तो यहां पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ओके। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू ग्राम सभा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ग्राम सभा के ऊपर तो हम इतने क्वेश्चन सॉल्व कर ही चुके हैं, राइट। तो आई होप आप जो भी क्वेश्चन है ये सब सही हो जाएगा। ग्राम सभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। इट कॉन्सिस्ट ओनली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विलेज। यह केवल गांव के निर्वाचित प्रतिनिधियों से मिलकर बनती है। यहां बात ग्राम सभा की हो रही है, ध्यान रखना। इट कॉन्सिस्ट ओनली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विलेज, केवल गांव के निर्वाचित प्रतिनिधियों से मिलकर बनती है। इट प्लेस अ रोल इन अप्रूविंग प्लान्स ऑफ द ग्राम पंचायत। यह ग्राम पंचायत की योजनाओं को मंजूरी देने में भूमिका निभाती है। सेकंड स्टेटमेंट ये है। थर्ड क्या है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी। यह लोकतंत्र में प्रत्यक्ष भागीदारी का उदाहरण है। अब आप बताओ, यहां पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, केवल 2 3, केवल 1 2, केवल 3 1 2 और 3। इनमें से कौन सा सही है? जल्दी से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ओके, मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं, एक बार मैं देख लेता हूं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ओनली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विलेज। ये तो सरासर गलत है, ठीक है। पहला वाला तो सरासर गलत है। ग्राम सभा के लिए कोई इलेक्शन नहीं लड़ना पड़ता, आप केवल मतलब जिस भी गांव की ग्राम सभा है उसका निवासी अगर वो 18 वर्ष का है, कहने का मतलब अगर वो वोटर है तो बाय डिफॉल्ट वो ग्राम सभा का मेंबर बन जाता है, राइट। तो इसके लिए कोई चुनाव नहीं लड़ना होता। तो पहला तो ऐसे ही गलत है। यहां ग्राम सभा मतलब इलेक्शन की कोई बात ही नहीं हो रही है। इलेक्शन ग्राम पंचायत, जो संस्था इलेक्शन से चुनी जाती है, जिनमें पंच और सरपंच होते हैं, जिसे मुखिया या प्रधान भी कहते हैं, ग्राम पंचायत वो होती है इलेक्टेड बॉडी, राइट। ग्राम सभा मतलब आप ये समझो कि गांव के सारे ही एडल्ट मेंबर 18 प्लस के जो लोग भी हैं, ठीक है। तो पहला तो गलत है। यह ग्राम पंचायत की योजनाओं को मंजूरी देने में भूमिका निभाती है, बिल्कुल सही बात है। ऑलरेडी ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है। अब देखो, इस टेस्ट में मैंने इस बात का भी ध्यान रखा कि शुरू में इजी क्वेश्चन लाएं, लास्ट में थोड़े मॉडरेट क्वेश्चंस आपके सामने लेके आए, ताकि तब तक आप, अब ये स्टेटमेंट अलग अलग मैं क्वेश्चंस में सॉल्व करवा ही चुका हूं। शुरू में जो क्वेश्चंस इजी थे, ये अलग अलग स्टेटमेंट आप कर चुके हैं, राइट। बस यहां पे क्या है कि वही स्टेटमेंट है, बस मैंने थोड़ा सा उसे ऐसे कोड फॉर्म में बना दिया, राइट, कि 1 2 सही है या 2 3 सही है। केवल इतना चेंज कर देने की वजह से आपका मिक्स जो है आंसर आ रहा है, राइट। तो सेकंड तो सही है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी, बिल्कुल सही बात है। यह लोकतंत्र में प्रत्यक्ष भागीदारी का उदाहरण है, बिल्कुल है, ठीक है भाई। ग्राम सभा में यह गांव लेवल की नीतियां बनाती है, और इसमें क्या होता है, ग्राम सभा की मीटिंग होती है तो उसमें ग्राम सभा के जो भी मेंबर हैं वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ये सीधे जनता भागीदारी कर रही है। सो यहां पे 2 और 3
सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 2 and 3 ओनली, राइट। तो यहां पे ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने भी ए ऑप्शन चूज किया उन सबको बधाई हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस वन, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। अगेन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। सरकार के कार्यों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, ठीक है। यहां पे 3 कथन दिए हुए हैं। पहला है लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। विधायिका कानूनों के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होती है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, राइट। ध्यान देना, ये सारे ही क्वेश्चन मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूं, तो क्वेश्चंस एज सच डिफिकल्ट नहीं है। बस मैंने, अब देखो यूपीएससी में मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ऐसे कोड में इस तरीके के ऑप्शंस आपको बहुत कम वहां पे मिलेंगे कि पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन वहां पे नहीं होते हैं, कम होते हैं, बहुत ही कम, राइट। तो भाई मेरी तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि धीरे धीरे आपको मैं उस जोन में ले जाऊं जो आप एक्चुअली जो है आप एक्चुअल एस्पिरेंट बन सकें, राइट। तो लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। विधायिका कानूनों के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होती है। सेकंड क्या है? एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ। कार्यपालिका कानूनों के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होती है। और थर्ड स्टेटमेंट क्या है? न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करती है, जुडिशरी इंटरप्रेट लॉ। कोड आपके सामने है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताओ इनमें से कौन सा सही है, जल्दी से बताओ इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, देख लेते हैं। लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, गलत है। लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, उसे इंप्लीमेंट करना नहीं, राइट। तो पहला तो स्टेटमेंट गलत है। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ। कार्यपालिका कानूनों के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होती है, बिल्कुल सही बात है। लेजिस्लेचर लॉ बनाने का काम करती है, विधायिका कार्यपालिका उनको लागू करने का काम करती है, क्रियान्वयन का, तो सेकंड सही है। और जुडिशरी इंटरप्रेट लॉ, यही आज ही मैं कितनी बार ये चीज को दोहरा चुका ताकि आपके माइंड में बिल्कुल बैठ जाए, सबकॉन्शियस माइंड में, राइट। तो सेकंड एंड थर्ड इज राइट। सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सेकंड एंड थर्ड ओनली, राइट। तो जिन जिन लोगों ने ए लिखा उन सबको बधाई हो, ओके। कि मतलब इससे ये पता चल रहा है कि कई स्टेटमेंट अगर आ जा रहे हैं मिक्स्ड तो आप उससे कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, राइट। क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन का आंसर करना तो आसान होता है, मिक्स्ड इस तरीके से आंसर करना, इससे पता चलता है कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है, राइट। आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, ओके। एंड नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ओके। तो ये जो टेस्ट था इसमें मैंने 40 क्वेश्चन सेट किए थे। किसी ने मुझसे कल पूछा भी था कि सर कितने क्वेश्चन है टेस्ट में, तो मैंने आपसे यही कहा था कि जान के क्या होगा, टेस्ट मतलब इस सेशन का मजा लीजिए, राइट, इसे सॉल्व करो। तो इसमें 40 क्वेश्चन थे टोटल। ये लास्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ठीक है, इसे देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरिया। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट है। पहला क्या है? ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ विलेज। ग्राम पंचायत का चुनाव गांव के लोग करते हैं। सेकंड है, ग्राम सभा कॉन्सिस्ट ऑफ ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पंचायत। ग्राम सभा केवल पंचायत के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनती है। एंड व्हाट इज द थर्ड स्टेटमेंट? ग्राम सभा प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन मॉनिटरिंग द फंक्शनिंग ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम सभा ग्राम पंचायत के कार्यों की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अलग अलग ये स्टेटमेंट किसी न किसी क्वेश्चन में आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, राइट। बस मैंने इसे, मतलब ये डिफिकल्ट इस वजह से नहीं है कि हमने इसे किया नहीं है, बस क्वेश्चन का फॉर्मेट मैंने चेंज कर दिया है, राइट। तो जल्दी से लास्ट क्वेश्चन का सही आंसर देके मुझे खुश कर दो।
ग्राम पंचायत इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ विलेज, बिल्कुल सही है। ग्राम सभा कंसिस्ट ओनली ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पंचायत, गलत है। ग्राम सभा के लिए कोई इलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। कम से कम मैं आज ही, कम से कम मुझे लग रहा है 15-20 बार मैं इस बात को रिपीट कर चुका। ग्राम सभा प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन मॉनिटरिंग द फंक्शन ऑफ द ग्राम पंचायत, आज ही किसी क्वेश्चन में आया था। ग्राम सभा ग्राम पंचायत के कार्यों की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बिल्कुल सही बात है, राइट। सो हियर राइट आंसर इज 1 and 3। सो ए इज द राइट ऑप्शन। 1 and 3 ये दो स्टेटमेंट सही है और मैक्सिमम आंसर सही आ भी रहे हैं, राइट। तो बच्चों ये था आपका टेस्ट क्लास 6 के बेस पे, राइट। तो पहले हमने डिटेल में पूरी एनसीईआरटी कवर की, सारे चैप्टर्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया और उसके बाद एक इतना डिटेल टेस्ट मैं आपके लिए लेके आया जिसमें हमने 6 क्लास की एनसीईआरटी के सारे ही एस्पेक्ट, सारे टॉपिक्स को कवर किया, राइट। तो एक तरीके से इस टेस्ट के बहाने जो कुछ भी हमने पढ़ा वो सब कुछ आपका रिवाइज हो गया होगा, ऐसा मेरा विश्वास है, राइट। अब देखो, इसके बाद 7th क्लास का एक चैप्टर मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। उसके बाद 7th क्लास की एनसीईआरटी कल से हम वापस से हम रिज्यूम करेंगे, ओके। और 7th क्लास की एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा चैप्टर्स हैं नहीं, तो होपफुली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि शायद इस वीक में वो भी खत्म हो जाए, राइट। और उसका भी एक इतना ही शानदार टेस्ट हम लोग कंडक्ट करें, राइट। तो आपके पार्टिसिपेशन को देख के और इतने ज्यादा राइट आंसर आपने दिए तो इससे हमें भी एक तरीके का सुकून मिला कि वी आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन, ओके। तो ठीक है बच्चों, ये था आज का सेशन। हाँ, ये था आज का सेशन, ओके। और इस क्लास को, इस सेशन को मैं यहीं पे रोकता हूं। जस्ट आप लोग लाइव ही बने रहिए। जस्ट जो है मेरी क्लास के बाद सिद्दीकी सर आएंगे और वो कुछ आपके सिद्दीकी सर कुछ अनाउंस करेंगे, ठीक है। तो मैं आपसे विदा लेता हूं, बाय बाय, टेक केयर।